ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अरे बोलो भाई, गुड मॉर्निंग बोलो यार। बोलो बोलो गुड मॉर्निंग प्रखर। बस ठीक है। चलो, तो अभी आप लोगों का जो मंथली टेस्ट नंबर 2 हुआ है कंज्यूमर का और रेरा का, रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं यार कि किस तरह के क्वेश्चन उसमें मैंने टेस्ट में पूछे थे और क्या कुछ उसके जवाब हैं। देखो भाई, पढ़ते हैं एक बार पहले क्वेश्चन। थोड़ी सी लेंथी केस स्टडीज है पर मजा आएगा पढ़ने में। Hitachi subscribed to a premium high-speed fiber internet plan from SpeedNet Services, advertised to provide uninterrupted 200 Mbps connectivity with 24 by 7 technical support. हिताक्षी ने एक वाईफाई वाला प्लान सब्सक्राइब किया और उसका एडवर्टीजमेंट था ये कि हमारी वाईफाई के अंदर 200 MB पर सेकेंड का अनइंटरप्टेड इंटरनेट आपको मिलेगा और 24/7 मतलब सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे आपको टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन हिताक्षी एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट डिसकनेक्शन एंड एक्सट्रीमली स्लो स्पीड। जैसे ही उसने कनेक्शन कराया उसके बाद में काफी फ्रीक्वेंट डिसकनेक्शंस हुए इंटरनेट के अंदर और स्पीड भी काफी स्लो थी। She lodged multiple complaint and technician visited twice, but the problem persisted. उसने कंप्लेन फाइल करी तो टेक्नीशियन आया, टेक्नीशियन ने देखा पर फिर भी प्रॉब्लम वैसी की वैसी बरकरार रही, बात नहीं। फ्रस्ट्रेटेड शी फाइल्ड अ कंप्लेन एलिजिंग डेफिशिएंसी इन अ सर्विस। फ्रस्ट्रेट होने के बाद उसने कंज्यूमर फोरम के अंदर कंप्लेन फाइल कर दी और क्या बोला कि भाई डेफिशिएंसी सर्विस के अंदर है। She submitted screenshot of speed test result taken over several days and call log record showing repeated complaint. अरे बात मत करो। उसने स्क्रीनशॉट्स लगाए जिसमें दिख रहा था कि स्पीड काफी स्लो है और स्क्रीनशॉट लगाए उस चीज के कॉल लॉग्स के कि देखो मैंने बहुत सारी कंप्लेन भी फाइल की थी। However, she did not produce any expert report to prove that fault lay specifically in the speed net infrastructure. पर उसने कोई एक्सपर्ट, क्या बोल सकते हैं उसको, कि उसने कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं की जिससे वो ये प्रूव कर पाए कि गलती किसकी है, स्पीड नेट सर्विस मतलब सर्विस प्रोवाइडर की गलती है। एंड नॉट इन अर इंटरनल होम वायरिंग, और इंटरनल होम वायरिंग में नहीं। स्पीड नेट आर्ग्यूड दैट बर्डन ऑफ प्रूफ लाई इंटायरली ऑन द कंप्लेनेंट, क्लेमिंग हिताक्षी फेल्ड टू प्रूव दैट डेफिशिएंसी वाज एट्रीब्यूटेबल टू द कंपनी। स्पीड नेट वाले बोल रहे भाई कि डेफिशिएंसी प्रूव करना किसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है, कंज्यूमर की, और कंज्यूमर ये करने में सक्सेसफुल नहीं रहा। They produce an internal report indicating no major fault defected in the service area. कंपनी वालों ने बोला कि देखो हमारी ये इंटरनल रिपोर्ट है, इस इंटरनल रिपोर्ट में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि हमारे सर्विस के अंदर कोई भी मेजर फॉल्ट हो, बट डिड नॉट प्रोवाइड एनी इंडिपेंडेंट टेक्निशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और उन्होंने भी कोई इंडिपेंडेंट टेक्निकल रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं की। Hitachi contended that once she demonstrated repeated disruption and poor service despite complaint, the burden shifted to SpeedNet to disprove the डेफिशिएंसी। वो बोल रही कि भाई मैंने जैसे ही एविडेंसेस दिए इनिशियल, अब ये जो बर्डन है किस पे शिफ्ट हो गया है, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अप्लाइंग द प्रिंसिपल दैट द बर्डन ऑफ प्रूविंग डेफिशिएंसी लाई इन सर्विस initially on the complainant and shift to service provider once a prima facie case is made, analyze which party successfully discharged this burden, support your reasoning with the consumer protection jurisprudence। बताओ भाई क्या पढ़ा इस क्वेश्चन के अंदर। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आता है। अपन ने केस लॉ पढ़ा था शायद, डॉल्फिन वर्सेस एसजीएस इंडिया, डॉल्फिन वर्सेस एसजीएस इंडिया था, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था वो कार्गो की इंस्पेक्शन की सर्विस उन्होंने बुक की थी और वहां पर इनिशियली उनको प्रूव करना था। तो यहां पर इस आंसर में कितनी चीजें लिखोगे ये बताओ। केस लॉ तो 100% लिखना पड़ेगा ना, केस लॉ तो 100% लिखना है, कैसी बात कर रहे हो। लो सबसे मेन तो वही था। अब बताओ इसके अंदर क्या क्या लिखोगे। सबसे पहले आएगा सेक्शन 24। 24 तो कैसे आएगा, अपील का कहां है ये क्वेश्चन। 24 बर्डन ऑफ प्रूफ पीएमएलए का है, मिक्स कर दिया उसको। अरे भाई कंज्यूमर का 24 अपील सीसीपीए के अगेंस्ट में है, यहां अपील की तो बात ही नहीं हुई ना, यहां तो कंप्लेन फाइल करने की बात हो रही है। सबसे पहले, अरे सुनो इधर, सबसे पहले बताना है डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले डेफिशिएंसी इन सर्विस का मतलब समझाना है, फिर दूसरे नंबर पे एक्सप्लेन करना है
फिर दूसरे नंबर पर एक्सप्लेन करना है वो केस लॉ एसजीएस इंडिया वर्सेस डॉल्फिन इंडिया, जिसके अंदर ऐसा बोला गया था कि सर्विसेज डेफिशिएंट है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ इनिशियली किसके ऊपर होता है, कंप्लेनेंट के ऊपर, और जब वो इनिशियल प्रूफ दे देता है तो बर्डन शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर, रिस्पोंडेंट के ऊपर। तो जैसे ही उसने ये स्क्रीनशॉट दिए, स्पीड टेस्ट के जो स्क्रीनशॉट उसने लगाए हैं और जो कॉल रिकॉर्ड उसने बताए, उसे मान लिया जाएगा कि उसने क्या कर दिया है, इनिशियल प्रूफ दे दिया है, और अब बर्डन किस पर शिफ्ट हो चुका है, रिस्पोंडेंट। और रिस्पोंडेंट को एक्सपर्ट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, वो अपनी इंटरनल रिपोर्ट से काम नहीं चला सकते। तो किसकी गलती मानी जाएगी, कंपनी की, कंप्लेन रिस्पोंडेंट की गलती मानी जाएगी और उसे ये सही करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, कोई समस्या इसके अंदर? सेक्शन क्यों लिखोगे भाई इसके अंदर, सिर्फ डेफिशिएंसी की डेफिनेशन और उसके बाद में वो केस लॉ लिखना है। डेफिशिएंसी इन सर्विस की डेफिनेशन और उसके बाद लिखना है केस लॉ का नाम, एसजीएस इंडिया वर्सेस डॉल्फिन, और उस केस लॉ के बारे में 4 लाइन, और फिर यहां से 4 लाइन कि भाई उसने अपना काम कर दिया हिताक्षी ने, अब किसकी जिम्मेदारी है, स्पीड नेट सर्विसेज वालों की। बोलो बराबर बात है या नहीं? सिर्फ कंक्लूजन सही है, 1 मार्क्स, नो प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ये तो आसान क्वेश्चन है यार, ये तो लिखा ही होगा। आदित्य लेफ्ट हिज जॉब टू स्टार्ट अ स्मॉल होम बेस्ड फोटो एडिटिंग बिजनेस। क्या बात है, आदित्य ने नौकरी वोकरी छोड़ी और क्या करा, फोटो एडिटिंग का बिजनेस चालू कर दिया। ही परचेज अ हाई एंड ग्राफिक डिजाइन लैपटॉप फ्रॉम टेक प्रो स्टोर फॉर ₹1,25,000। उसने एक लैपटॉप खरीदा कहां से, टेक प्रो स्टोर नाम की दुकान से, कितने में, ₹1,25,000 में। The invoice mentioned business model professional series. Aditya paid in installment under a deferred payment system. अरे बात मत करो, पीछे बात मत करो। आज जो इनवॉइस उसने लिया, जो बिल था, उस बिल के ऊपर लिखा था कि लैपटॉप कौन सा है, बिजनेस मॉडल प्रोफेशनल सर्विस। आदित्य ने पैसा इंस्टॉलमेंट में पे किया अंडर अ डेफर्ड पेमेंट सिस्टम। डेफर्ड पेमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। डेफर्ड पेमेंट सिस्टम का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। आफ्टर अ फ्यू वीक द लैपटॉप स्टार्टेड ओवर हीटिंग एंड शटिंग डाउन ड्यूरिंग द एडिटिंग वर्क। बाद में लैपटॉप खराब निकला, वो बार बार क्या हो रहा था, स्विच ऑफ हो रहा था जब वो काम कर रहा था तब। आदित्य अप्रोच द सेलर फॉर रिपेयर बट दे रिफ्यूज। सेलर ने उसे रिपेयर करने से भी मना कर दिया और क्या बोला, यू बॉट दिस लैपटॉप फॉर कमर्शियल पर्पस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यू आर नॉट अ कंज्यूमर। तुमने तो इसे कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा है और अब तुम कंज्यूमर नहीं हो, सो नो कंज्यूमर राइट्स अप्लाई। आदित्य फाइल्ड अ कंप्लेन बिफोर डीसी। तो आदित्य ने क्या करी, एक कंप्लेन फाइल करी कि भाई जो गुड्स, मतलब जो लैपटॉप मैंने खरीदा है उसमें क्या है, डिफेक्ट। सेलर आर्ग्यूड द लैपटॉप इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल सीरीज। लैपटॉप प्रोफेशनल सीरीज का पार्ट है, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए लिया है। आदित्य ने उसे यूज किया है इनकम जनरेट करने के लिए, सो वो कॉमर्स कर रहा है, मतलब बिजनेस कर रहा है, देयरफॉर वो कंज्यूमर नहीं है। पर आदित्य का क्या कहना है, ही यूजेस द लैपटॉप पर्सनली ओनली फॉर हिज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या बोल रहा है वो, कि उसने सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इसे यूज किया है। इट इज इसेंशियल फॉर अर्निंग द लिवलीहुड एंड नॉट यूज टू रन अ लार्ज बिजनेस। The transaction was on deferred payment and covered under section 2 subsection 7, hence he is consumer। और वो बोल रहा है कि मैं तो कंज्यूमर हूं। Based on the section 2 subsection 7 of the Consumer Protection Act, examine whether Aditya qualify as a consumer, give reason with reference to the explanation relating to commercial purpose and self employment। कंज्यूमर की डेफिनेशन का ही क्वेश्चन है। कंज्यूमर की डेफिनेशन के क्वेश्चन ऑलरेडी अगर आपको ध्यान हो तो पिछले 5 अटेम्प्ट में से लगभग 4 अटेम्प्ट में पूछा है, पर ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, डेफिनेशन से ही, पर अभी तक उन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, नया बनाया हुआ क्वेश्चन था। बताओ इसके अंदर क्या लिखोगे। कंक्लूजन तुमको भी बताया और मुझे भी, कि आदित्य को कंज्यूमर तो मानेंगे। सबसे पहले लिखोगे कंज्यूमर की डेफिनेशन, अगर अपन सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले क्या लिखोगे, कंज्यूमर की डेफिनेशन, और जोड़ देंगे उस बात के ऊपर कि कंसीडरेशन मे बी पेड और प्रॉमिस्ड टू बी पेड, क्योंकि यहां पर डेफर्ड पेमेंट है, तो प्रॉमिस्ड टू बी पेड इधर इन होली और इधर इन पार्ट, वो डेफिनेशन का पार्ट है वो, तो वो डेफिनेशन तो आपको पूरी एज इट इज यहां पर लिखनी पड़ेगी। ये लिखने के बाद फिर आपको लिखना है कि कंज्यूमर में कौन कौन नहीं आता है। तो कंज्यूमर में नहीं आता है पर्सन हु यूजेस इट फॉर रीसेल या फिर फॉर कमर्शियल पर्पस। हाउएवर person who is using the goods or services for self employment shall not be considered as commercial purpose,
शैल नॉट बी कमर्शियल पर्पस। और फिर केस लॉ का नाम, कौन सा केस लॉ है? लक्ष्मी इंडस्ट्री वर्सेस पीएसजी, याद है क्या? लक्ष्मी इंडस्ट्री वर्सेस वो स्विंग मशीन वाला, सिलाई मशीन वाला केस लॉ इसके अंदर, लक्ष्मी इंडस्ट्री वर्सेस पीएसजी, उसका रेफरेंस देते और फिर बस फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखते और आखिरी में कंक्लूजन। बोलो हाँ या ना? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ये मैं मान रहा हूं, पर आप उम्मीद करिए कि इसी तरह के नए क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे क्योंकि वो रिपीट नहीं कर रहे। वो अगर इसमें मान लो ये डेफर्ड पेमेंट वो लोग नहीं भी लिखते भूमि, तो भी वो पॉइंट तो लिखना ही पड़ता क्योंकि वो तो डेफिनेशन का पार्ट है, और अगर डेफिनेशन अपन कंज्यूमर की लिख रहे हैं तो डेफिनेशन तो अपने को पूरी लिखनी ही पड़ेगी। तो वो पॉइंट भले यहाँ डेफर्ड पेमेंट नहीं भी होता तो भी आता, तो इसलिए उसका ध्यान रखना है कि वो पॉइंट तो लिखना ही है। और इस क्वेश्चन में अगर याद रहता तो उसे अंडरलाइन भी करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी इस चीज को कंटेंट किया है कि भाई भले डेफर्ड पेमेंट क्यों ना हो, डेफर्ड पेमेंट को भी कंज्यूमर माना जाता है। हाँ या ना? बोलो कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? क्लियर है इसके अंदर? तो सबसे पहले लिखना है कंज्यूमर मतलब कौन, फिर लिखना है कि कमर्शियल पर्पस इंक्लूड नहीं होता, हालांकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड करते हैं, फिर आखिरी में लिखते हैं वो केस लॉ का नाम, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखते हैं और आखिरी में कंक्लूजन की भाई आदित्य को माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए से यूज कर रहे हैं। केस लॉ का नाम नहीं लिखा तो 1 मार्क्स, 1 मार्क्स। अच्छा अच्छा, केस लॉ नहीं लिखा तो 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दूंगा, बिल्कुल बराबर बात है यार। जैसे आगे के क्वेश्चन में केस लॉ है ही नहीं तो उन सब में 1-1 मार्क्स तो पक्का है। क्वेश्चन नंबर 3, चलो आगे बढ़ो। The CCPA through its Director General received a tip off that a company called Green Fresh Organic Private Limited was falsely labeling its cold press oil as 100% pure while blending them with the cheaper oil। CCPA के पास, अरे बात नहीं, सीसीपीए के पास में कंप्लेन आई है और कंप्लेन किसने करी है? डीजी डायरेक्टर जनरल ने, कि एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रीन फ्रेश ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, उसने अपने प्रोडक्ट पे क्या लिख रखा है कि ये 100% प्योर है, जबकि ऐसा नहीं है, वो कोई चीपर ऑयल इसके अंदर मिलाते हैं। ऑथोराइज्ड एन इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्टर जनरल ने एक इन्वेस्टिगेशन करवाई, कहां पर? सेक्शन नंबर 22 के अंदर। 2 ऑफिसर्स अंडर द डीजी visited green fresh farm house and office premise। 2 डायरेक्टर जनरल के पर्सन्स ऑफिस में गए और वेयर हाउस में गए। However, before the inspection there was no verification of the tip of neither a lab report nor a preliminary inquiry। वो लोग जब विजिट करने के लिए प्रेमाइस पर गए, मतलब सर्च एंड सीजर करने के लिए गए, उसके पहले उन्होंने उस टिप को वेरीफाई नहीं किया, कोई लैब रिपोर्ट उनके पास नहीं थी, कोई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी उन्होंने नहीं की। ड्यूरिंग द सर्च ऑफिसर स्पेंट अ लॉन्ग टाइम through non-violent file, example no office stationery, purchase invoice, employee leave register, and confiscated many such document even though they did not inspect or test any oil sample। देखो फालतू मजाक करने के लिए गए वो लोग, क्या करा वहां पर? ऑयल चेक करने के लिए गए थे, वो तो उन्होंने किया नहीं, और क्या ढूंढ रहे हैं वो कि कितना ऑफिस स्टेशनरी खरीदा, कितने परचेज के इनवॉइस तुम्हारे पास है, कौन सा एम्प्लॉय छुट्टी पे गया, कौन सा एम्प्लॉय आज काम करने आया है, फालतू चीजें कर रहे हैं। The officer did not prepare a proper inventory of the seized item, और सीज आइटम की कोई इन्वेंट्री भी उन्होंने नहीं बनाई। ग्रीन फ्रेश लेटर चैलेंज द लीगलिटी ऑफ द सर्च, उन्होंने, कंपनी ने बाद में चैलेंज किया कि भाई ये जो सर्च तुमने की ये सर्च लीगल थी या नहीं, क्लेमिंग दैट ऑफिसर एक्टेड इन मालाफाइड एंड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। बोल रहे कि ऑफिसर ने मालाफाइड इंटेंशन, बैड इंटेंशन के साथ में हमारे यहाँ पर सर्च की। Afterward, a departmental inquiry revealed that DG had some political pressure to act against organic food companies। पता चला कि डायरेक्टर जनरल के ऊपर दबाव बनाया गया था कुछ पॉलिटिकल, कि जो भी कंपनी ऑर्गेनिक फूड बनाती है उनके ऊपर आपको सर्च करनी है, टू शो द गवर्नमेंट वाज टफ ऑन मिसलीडिंग फूड क्लेम। There was no genuine independent basis for believing that Greenfish was adultering its oil। Greenfish now seeks to file a criminal complaint against the DG and the officer for vexatious search under section 93। सेक्शन नंबर 93 के हिसाब से वेक्सेटियस सर्च क्यों की आपने की है, हम आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल करेंगे। तो क्वेश्चन तो उसने आप पूछे 3। पहला, was the exercise of power under section 22 by DG and his officers lawful in the case, analyze the legality of the search। बताइए जो इन्होंने किया है वो सही है क्या?
नहीं, बिल्कुल गलत है। सेक्शन नंबर 22 पहले रेफरेंस देना था 22 का, कि 22 क्या बोलता है कि आपको सर्च एंड सीजर तब करना है जब आपके पास में रीजनेबल एविडेंसेस हो कि वहां पर ऐसा कुछ हुआ है। Does Greenfresh have a valid case for vexatious search under section 93? What must be proved and do fact suggest the officer may be liable? एंड क्या इन फैक्ट की वजह से ऐसा लगता है कि ऑफिसर लाइबल है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और तीसरा, इफ ग्रीन फ्रेश सक्सीड व्हाट आर द पॉसिबल लीगल कंसिक्वेंसेस? क्या लीगल कंसिक्वेंसेस है? 10,000 रुपए तक की फाइन और 1 साल तक की जेल, या फिर दोनों। 1 साल नहीं, 6 महीने, 6 महीने तक की, 1 साल है क्या? 1 साल तक की जेल और 10,000 रुपए, या फिर दोनों। बोलो बराबर बात। क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा भारी नहीं था, आपको शुरू में 1-2 लाइन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, एक आध मतलब आई मीन एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद, कि क्वेश्चन नंबर सेक्शन 22 और 93 का था। वो केस स्टडी पूछते हैं, ध्यान रखना, ये आसान क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पेक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द डीसीडीआरसी, एससीडीआरसी एंड एनसीडीआरसी एंड द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द अपील। पहले बताना है कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कितना है, बताओ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कितना है, बोलो। रूल, रूल लिखा हुआ तो नहीं, पर तुमको रूल ही लिखना था। दोनों लिख दिया तो कोई समस्या नहीं, दोनों लिख दिया कोई समस्या नहीं। कितनी लिमिट लिखी? हाँ, एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, उसके अकॉर्डिंग बताओ, रूल के हिसाब से। देखो वापस से बोल रहा हूं, अगर कहीं कर स्पेसिफिकली नहीं लिखा हो तो आप रूल्स के हिसाब से लिखेंगे, वो पूछेंगे अलग से, जैसा उन्होंने पूछा था दिसंबर 25 की एग्जाम में। अब हमने क्वेश्चन किया हुआ है, उन्होंने दोनों पूछा था, तो दोनों में अलग अलग पूछा था उन्होंने। अगर कहीं पर नहीं लिखा हुआ है तो हम कौन सी वाली लिखेंगे? जो करंट लिमिट्स हैं। करंट लिमिट कौन सी है? रूल्स की। बताओ, डीसीडीआरसी की कितनी है? 50। एससीडीआरसी की 50 लाख से 2 करोड़, और एनसीडीआरसी की 2 करोड़ से ज्यादा। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब कंप्लेन कहां फाइल कर सकते हैं? कंप्लेन कहां फाइल होती है? जहां अपोजिट पार्टी रहती हो, जहां वन ऑफ द अपोजिट पार्टी रहती हो, जहां कंप्लेनेंट रहता हो, या जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो। बराबर। फिर था एक और, टाइम लिमिट। अगर अपील फाइल करनी हो तो अपील फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है? डीसीडीआरसी टू एससीडीआरसी 45 डेज, एससीडीआरसी टू एनसीडीआरसी 30 डेज, एनसीडीआरसी टू सुप्रीम कोर्ट 30 डेज। बराबर बात। आसान क्वेश्चन, मतलब सबसे आसान यही वाला क्वेश्चन था। नॉर्मल भी लिख देते तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेंथी क्वेश्चन था। कोशिश करा करो कि ऐसे क्वेश्चन आए ना तो पहले वाले में सेंटेंस लिख दो, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डीसीडीआरसी shall be filed to SCDRC within 45 days from the order। फिर नेक्स्ट में लिख दो from SCDRC to NCDRC in 30 days, from NCDRC to Supreme Court 30 days। पहले वाले का पूरा सेंटेंस बना दो और बाकी के जो है उनको फिर शॉर्ट में लिख दो, चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रेरा का क्वेश्चन। शाइन बिल्ड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, a well known real estate company, proposes to develop a residential housing project named Skyline Green on a land parcel measuring 650 square meter. Before obtaining the requisite approval from the local planning authority and before registering the project, the developer announces a pre-launch scheme and began advertising। लो भाई, प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाए नहीं और क्या कर दिया इन्होंने? एक एडवर्टीजमेंट लॉन्च कर दिया। The company assert that pre-launching is a widely accepted industry practice and hence permissible। assert का मतलब होता है बोलना। कंपनी ऐसा बोल रही है कि भाई प्रोजेक्ट को प्री लॉन्च करना एक इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है और इसमें कोई गलत बात नहीं, ये तो अलाउड होना चाहिए। Simultaneously, a real estate agent, Mr. Arvind, who is not registered with the authority, start promoting the project and collecting token amount from prospective buyer। बाद में मिस्टर अरविंद जो कौन है? रियल स्टेट के एजेंट, पर ये भी रजिस्टर नहीं है, इन्होंने भी प्रोजेक्ट को प्रमोट करना चालू कर दिया। अ कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन फाइल अ कंप्लेन बिफोर द अथॉरिटी। लो भाई, एक कंज्यूमर एसोसिएशन ने कंप्लेन फाइल कर दी और आरोप लगाया, एलेजिंग, क्या आरोप लगाया? दैट द डेवलपर एंड द एजेंट हैव वायलेटेड प्रोविजंस ऑफ रेरा। रेरा के प्रोविजन वायलेट किए, बिल्कुल बराबर दोनों ने किए, एजेंट ने भी किया है और प्रमोटर ने भी।
देखते हैं क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहा है। लिखना तो वही है जो क्वेश्चन पूछे, अपने को आंसर कुछ भी लग सकता है। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट आंसर द फॉलोइंग। पहला, वेदर शाइन बिल्डर डेवलपर वायलेटेड सेक्शन 3। क्या उन्होंने सेक्शन 3 का वायलेशन किया है? मैं यहां पर सेक्शन 3 नहीं भी लिखता तो भी तुम 3 ही लिखते, क्योंकि 3 क्या है? प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो वहां पर सिर्फ 3 लाइन आती कि नो प्रमोटर शेल मार्केट बुक एडवर्टाइज एनी प्रोजेक्ट अनलेस द प्रोजेक्ट इज रजिस्टर्ड विद द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और इन द गिवन केस इन्होंने पहले क्या नहीं करवाया? रजिस्टर नहीं करवाया और प्री लॉन्च कर दिया, एडवर्टाइजमेंट चालू कर दी, तो सेक्शन 3 का क्लियर वायलेशन है। दूसरा, वेदर शाइन डेवलपर्स कैन क्लेम एग्जम्पशन। क्या इनको एग्जम्पशन मिल सकती है? नहीं, एग्जम्पशन मिल जाती अगर ये 650 मीटर की जगह कितना होता? 500 स्क्वायर मीटर होता तो स्मॉल प्रोजेक्ट हो जाता, पर ये तो स्मॉल प्रोजेक्ट नहीं। तो तुम क्या लिखोगे कि हैड द लैंड एरिया डेवलप्ड इज नॉट 650 स्क्वायर मीटर बट अप टू 500 स्क्वायर मीटर दे कुड हैव क्लेम द एग्जम्पशन इन द स्मॉल प्रोजेक्ट। कहां मिल जाता उनको? स्मॉल प्रोजेक्ट में एग्जम्पशन मिल जाता। मेंशन किया है स्मॉल प्रोजेक्ट वाला पॉइंट, तभी नंबर मिलेंगे। अच्छा, इसी में तीनों एग्जम्पशन लिख दिए पहले और फिर तीनों के इंक्लूजन एक साथ लिखना चालू करें, कोई समस्या नहीं। अच्छा, बी में पूरे तीनों एग्जम्पशन तीनों बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक देखो क्वेश्चन क्योंकि बड़ा है तो अगर एक एग्जम्पशन भी लिखते स्मॉल प्रोजेक्ट वाला भी तो भी काम चल जाता, मतलब वो कंप्लीशन वाला और वो रिनोवेशन रिपेयर रिडेवलपमेंट नहीं भी लिखते तो चलता। लिख दिया, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। तीसरा, वेदर द एक्शन ऑफ रियल स्टेट एजेंट मिस्टर अरविंद आर लॉफुल। क्या मिस्टर अरविंद ने जो किया ये सही है क्या? नहीं, रियल स्टेट एजेंट का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है एज पर सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10 में उसका फंक्शन भी है कि वो जब तक काम नहीं कर सकता जब तक वो अपने आप को रजिस्टर ना करवा ले। तो 9-10 दोनों का रेफरेंस दिया तो भी चलेगा, सिर्फ 9 का दिया तो भी चल जाएगा। बोलो बराबर बात। अरे क्वेश्चन में कोई समस्या? मेरे हिसाब से ये वाला तो आसान क्वेश्चन ही है, कोई ज्यादा दिक्कत इसके अंदर नहीं। Question number 6. A home buyer, Mr. Ravi, obtained an order from the RERA directing the promoter Urban Nest Developer Private Limited. बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है। To refund the amount paid by him towards a delayed housing project along with applicable interest. एक बात और मैं बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर में दे रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर संभाल के रखना। हो सकता है अभी अपन इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को ना करें, इतने अच्छे से आप लोग ना लिख रहे हो, पर जब रिविजन्स करेंगे उस समय क्वेश्चन करके जाना है, क्योंकि वो भी इसी तरह के क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल के नहीं है, बनाए हुए क्वेश्चन है मेरे, तो चांसेस है कि इसी तरह के क्वेश्चन नए सेक्शन में से वो लोग भी बनाए, तो पेपर संभाल करके रखना। तो मिस्टर रवि ने एक ऑर्डर लिया किससे? अथॉरिटी से, और उस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ था कि प्रमोटर है, प्रमोटर का नाम क्या है? अर्बन नेस्ट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। वो अमाउंट रिफंड करेंगे किसको? मिस्टर रवि को, और उसके साथ क्या देंगे? इंटरेस्ट। Although the amount payable was clearly identified by the authority, the promoter failed to refund it within the time permitted. कितना पैसा देना है? 10 लाख रुपए। कितने समय में देना है? 1 महीने में। ऐसा क्लियर लिखा हुआ था ऑर्डर के अंदर, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। 1 महीने के अंदर मतलब वो जो टाइम परमिटेड था उसमें वो पैसा देने में फेल हो गए। मिस्टर रवि देयरफॉर अप्रोच द अथॉरिटी सीकिंग इशुएंस ऑफ अ रिकवरी सर्टिफिकेट। तो मिस्टर रवि कहां चले गए? अथॉरिटी के पास कि भाई पैसा देने रहे लोग, लाओ रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर दो, सो दैट रिफंड अमाउंट कुड बी रिकवर्ड इन द सेम मैनर एज द अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। ताकि उसे कैसे रिकवर किया जा सके? जैसे लैंड रेवेन्यू को रिकवर किया जाता है। द प्रमोटर ऑब्जेक्टेड आर्ग्यूइंग दैट अथॉरिटी इज लीगली एम्पावर्ड टू रिकवर ओनली इंटरेस्ट, पेनल्टी और कंपनसेशन इम्पोज्ड बाय इट्स ऑर्डर एंड नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट ओरिजिनली पेड। बोल रहे हैं कि रिकवरी सर्टिफिकेट तो इशू करवा लेना, पर उसमें प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और कंपनसेशन इंक्लूड किया जाएगा। द अलॉटी इंसिस्टेड दैट द रिफंड अमाउंट एंड इंटरेस्ट डिटरमाइन constitute legally enforceable due and must be recoverable through the state same mechanism available for other monetary order। बोल रहे भाई कि प्रिंसिपल भी वैसे ही रिकवर होगा जैसे इंटरेस्ट रिकवर हो रहा है। 2 क्वेश्चन अपने से पूछा है, कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है ये? सेक्शन नंबर 40 अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर 38 का रेफरेंस भी इसके अंदर आ सकता है। सेक्शन पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछ रहे हैं। वेदर द अथॉरिटी इज लीगली एम्पावर्ड टू इशू रिकवरी सर्टिफिकेट। क्या रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है फॉर द रिफंड अमाउंट इन द फेवर ऑफ द अलॉटी? दोनों 40 के, इसके अंदर थोड़ा सा आईओएस है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स की 2 लाइन लिखनी है, और ये सेक्शन नंबर 40। बोलो
अरे बोलो भाई, क्या ऑथोरिटी ऑर्डर इशू कर सकती है रिकवरी सर्टिफिकेट? सेक्शन नंबर 40 के अंदर रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करना अलाउड है। और एक केस लॉ था न्यू टेक प्रमोटर वाला। कौन सा? न्यू टेक प्रमोटर वाला। उसके अंदर ऐसा माना गया है कि भाई रिकवरी सर्टिफिकेट के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा इंक्लूड किया जाएगा जब भी इंटरेस्ट कंपनसेशन पेनल्टी की बात होगी। ये लड़ाई चालू ही क्यों हुई थी? ये लड़ाई चालू इसलिए हुई थी कि सेक्शन 38 में जो अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी, अगर वो ऑर्डर आप पे नहीं करते हो तो उस ऑर्डर के खिलाफ, 38 के ऑर्डर के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होता है 40 में। तो 38 में वर्ड सिर्फ 3 मेंशन है। कौन कौन से? इंटरेस्ट, पेनल्टी और कंपनसेशन। उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लिखा। तो प्रमोटर क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई क्योंकि 38 में प्रिंसिपल नहीं लिखा है, तुम तो 38 को ही रिकवर कर रहे हो 40 के अंदर, तो फिर प्रिंसिपल क्यों रिकवर कर रहे हो? तो बात कहां गई? कोर्ट में। और कोर्ट ने बोला कि भाई इसका प्लेन इंटरप्रिटेशन आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको इंटरप्रिटेशन ऐसे करना है जिससे लेजिस्लेचर का इंटेंशन सर्व हो। और लेजिस्लेचर, लॉ मेकर का इंटेंशन यही था कि स्पीडी रिफंड मिलना चाहिए किसको? अलॉटीज को। तो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट को 40 के रिकवरी सर्टिफिकेट में इंक्लूड किया जाएगा। ऐसी बात एक बार नहीं, ऐसी बात अपन क्लास में 2-3 बार कर चुके, पहले कर चुके। जब मैंने समझाया था उस समय पे भी अपने नोट्स में बिल्कुल बराबर तरीके से बॉक्स बना के लिखा हुआ है। हाँ या ना? बोलो, कोई समस्या इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 7, a real estate promoter Silver Line Construction Private Limited was directed by RERA authority to refund a substantial amount to an allottee along with interest and penalty। एक प्रमोटर था सिल्वर लाइन, उसको ऑर्डर किया अथॉरिटी ने कि वो कुछ पैसा, सब्सटेंशियल अमाउंट किसको वापस कर दे? अलॉटी को। और साथ साथ में क्या पे करे? इंटरेस्ट और पेनल्टी। द प्रमोटर डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर डिसाइडेड टू फाइल एन अपील बिफोर द ट्रिब्यूनल। प्रमोटर को ऑर्डर पसंद नहीं आया तो उसने क्या की? अपील फाइल करी। बट डिड सो विदाउट डिपॉजिटिंग एनी पोर्शन। पर उसने अपील के साथ में कोई भी पैसा जमा नहीं किया। contending that the requirement of pre-deposit violate its right to appeal and should not apply in its case। क्या बढ़िया बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि भाई अगर तुम मुझसे पैसा जमा करवाओगे अपील के समय पे तो इससे तो मेरा राइट वायलेट हो रहा है। कौन सा राइट वायलेट हो रहा है? राइट टू अपील में जो जस्टिस होता है, राइट टू जस्टिस, वो राइट टू जस्टिस को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा अगर तुम मुझसे क्या करवाओगे? पैसा जमा करवाओगे। इसलिए मेरे केस में ये अप्लीकेबल नहीं होता। The appellate tribunal refused to entertain the appeal for non-compliance with deposit requirement, following which promoter approached the High Court, arguing that tribunal refusal was unlawful and the High Court, in exercise of its appellate jurisdiction, should admit the matter on merit even without compulsory deposit। तो प्रमोटर कहां चला गया? प्रमोटर गया हाई कोर्ट में और क्या बोला कि ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मेरी अपील सुनने से मना किया है ये अनलॉफुल है और तुम मेरिट के बेसिस पे मेरे केस को क्या करो? एडमिट करो। हाई कोर्ट को ऐसा बोल रहा है। The High Court dismissed the appeal on the ground that statute permit appeal to the High Court only on substantial question of law and the promoter had failed to comply with the precondition। हाई कोर्ट ने बोला है कि हाई कोर्ट में अपील तभी आ सकती है जब क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, और क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए आपको लॉ फॉलो करना पड़ता है। जब एक्ट में लिखा हुआ है कि पैसा जमा करना पड़ेगा तो आपको पहले पैसा जमा करना है, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन जब पसंद नहीं आएगा तो ही आप हाई कोर्ट में आ सकते हो। डायरेक्ट हाई कोर्ट में आना अलाउड नहीं। Undeterred, the promoter then approached the Supreme Court। देखो ये भी बिल्कुल क्या बोल रहा है कि मैं कहां जाऊंगा? सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। claiming that the time limit for filing appeal before the tribunal and the high court ought to be relaxed in the interest of justice and the mandatory pre-deposit was unconstitutional। बोल रहा है कि भाई टाइम लिमिट मेरे लिए थोड़ी सी बढ़ाओ और ये जो डिपॉजिट का है ये काम बेकार है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन लाइट ऑफ द अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग। अब अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है दो। पहला, वेदर प्रमोटर वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ प्री डिपॉजिट बिफोर द 80 एंड व्हाट इज द लीगल इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस। क्या पैसा जमा करना कंपलसरी है क्या? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता उसके ऊपर। तो पैसा जमा करना कंपलसरी। शायद कितना पैसा है? 25 है या 30 है? 30 है पक्का? देखो एक बार। ठीक है 30 बराबर। तो पैसा जमा करना कंपलसरी है कितना? 30%। 30% किसका निकालते हैं अपन? रेरा अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया है उसका 30% पहले अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जमा करना पड़ेगा। और अगर आपने जमा नहीं किया
तो आपको अपील फाइल करने ही नहीं दी जाएगी और इस वजह से आपको कोई टाइम भी एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 43, what are the statutory timeline for filing the appeal before 80 before the high court and for approaching supreme court? टाइम लिमिट क्या है? 60 डेज यूनिफॉर्म है यहाँ पर, इस एक्ट में टाइम लिमिट अलग अलग नहीं है, सीधे 60 है। हाँ, अथॉरिटी से अपीलेट ट्रिब्यूनल 60, अपीलेट ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट 60 और फिर यहां भी कितना 60, सुप्रीम कोर्ट में भी कितना 60। दिया हुआ नहीं है क्या सेक्शन 57 के आसपास में कहीं पर? देखो एक बार, कोई बात नहीं, नहीं तो वैसे है 60 दिन ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 के आसपास शायद। क्वेश्चन नंबर 8, 60 डेज उसके अंदर लिखना था। Messer Ester Height Developer Private Limited launched a residential group housing project named Ester Height Residency in 2019। अरे बात नहीं, बात मत करो। मेसर एस्टर हाइट प्राइवेट लिमिटेड ने एक रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया 2019 में और उसे रेरा अथॉरिटी के पास में रजिस्टर भी करवा लिया है। एज पर द एग्रीमेंट फॉर द सेल, possession of the apartment was contractually promised to be delivered by 31st of December। 31 दिसंबर 2022 के दिन जो possession है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। The promoter received more than 80% of total consideration. However, due to alleged financial misconduct, diversion of the project fund, and subsequent dispute among the promoter director, construction activity slowed down drastically। 80% के आसपास में पैसा इनको रिसीव हो चुका है, पर इन्होंने पैसों का सही से उपयोग नहीं किया, मिसमैनेजमेंट किया और काम जो है उस स्पीड से हो नहीं पाया जैसा होना चाहिए। इन जनवरी 23, मतलब समय खत्म हो चुका है, दिसंबर 22 तक का टाइम था और अभी क्या चल रहा है, जनवरी 23, द अथॉरिटी अपॉन रिसीविंग मल्टीपल कंप्लेन सस्पेंडेड द प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन। प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया उन्होंने, सस्पेंड कर दिया है। एज अ रिजल्ट द प्रमोटर वाज अनेबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट और हैंड ओवर द पोजीशन टू द अलॉटी। अब जो ये रजिस्ट्रेशन आपने कैंसिल कर दिया तो काम भी कंप्लीट नहीं हो पाया। अ ग्रुप ऑफ अलॉटी लेड बाय मिस्टर राज शर्मा इशूड अ रिटर्न डिमांड सीकिंग, कंप्लेंट फाइल कर दी लोगों ने और क्या बोल रहे हैं, refund of the entire amount paid along with interest and compensation alleging breach of contractual terms and failure to deliver the possession। बोल रहे हैं कि भाई तुम हमें समय पर क्या नहीं कर पाए, possession नहीं दे पाए, तो लाओ पूरा पैसा वापस दो और साथ साथ में इंटरेस्ट भी वापस करना पड़ेगा। while another group of allotee expressed their intention not to withdraw from the project but demanded monthly interest। पर आधे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमें तो नहीं जाना, हम तो क्या करेंगे, रुकेंगे जब तक कंप्लीट नहीं होगा और मंथली इंटरेस्ट हमें इसके ऊपर मिलेगा। During the investigation, it was also revealed that there existed certain irregularity in the title of the project land। बाद में ये भी पता चला कि जिस लैंड पे प्रोजेक्ट बन रहा है उसके टाइटल में भी क्या है, डिस्प्यूट। तो 3 सवाल उन्होंने अपने से पूछे। पहला, व्हाट आर द राइट हु विश टू विड्रॉ, जो विड्रॉ करना चाहते हैं उनके क्या राइट्स हैं। उनका राइट है कि वो विड्रॉ कर सकते हैं, पूरा प्रिंसिपल मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा और कंपनसेशन मिलेगा। क्या रिलीफ अवेलेबल है जो विड्रॉ नहीं करना चाहते, तो उनको मंथली इंटरेस्ट तब तक मिलेगा जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। और तीसरा, प्रमोटर लाइबिलिटी इन केस ऑफ अ लॉस कॉस्ट टू अलॉटेड ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल। तो सेक्शन 18 के अंदर ही ये भी कवर है कि अगर कोई भी टाइटल में डिफेक्ट आता है बाद में तो प्रमोटर जो है वो कंपनसेट करेगा अलॉटीज को, जितना भी नुकसान होगा उतना। 5 साल नहीं, 5 साल वाला तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, वो तो 14 है, ये तो 18 के अंदर है, टाइटल ऑफ द लैंड। बराबर बात, अगर 18 पढ़ा होगा तो 18 के वो चार्ट के बाद में एक लास्ट में लाइन अपन ने इसके बारे में लिखी हुई भी थी, हाँ या ना, बोलो बराबर बात है। बार बार मतलब एक बार बस, हाँ एक बार पहले एक्सप्लेन कर दो बस। क्वेश्चन नंबर 9, आसान क्वेश्चन आए अब तुम्हारे लिए। अ फूड प्रोसेसिंग इंस्पेक्टर collected sample from Golden Bite Food Private Limited after several consumer complain of stomach infection allegedly caused by its packaged fruit juices। बहुत सारी कंप्लेन आई है फूड इंस्पेक्टर के पास में और फिर उन्होंने कुछ सैंपल कलेक्ट किए किसके, गोल्डन बाइट फूड प्राइवेट लिमिटेड के, और पता चला कि हाँ भाई बहुत सारे लोगों को क्या हो गया है, स्टमक इन्फेक्शन हो गया है। लेबोरेटरी रिपोर्ट कंफर्म दैट प्रोडक्ट कंटेन हार्मफुल एडिफिस बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, कुछ उसके अंदर गलत सामान मिला हुआ था। द कंपनी आर्ग्यूड दैट कंटेमिनेशन वाज एक्सीडेंटल एंड कॉज्ड बाय थर्ड पार्टी। क्या बोल रहे हैं, कोई हमारी गलती नहीं है, तो किससे हुआ, थर्ड पार्टी से हुआ।
बेस्ड ऑन द फैक्ट एक्सप्लेन द पनिशमेंट एप्लीकेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट। अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट की पेनल्टी कहां दी है? सेक्शन 88 में। अरे याद है क्या तुमको? सेक्शन नहीं लिखा, पेनल्टी याद है क्या? पेनल्टी अलग अलग थी 4 तरह की, कि आपने कुछ किया और सामने वाले को कुछ नहीं हुआ तो कम, आपने जो अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट बेचा उससे सामने वाला बीमार हुआ पर वो इंजरी ग्रीवियस नहीं थी तो सजा अलग, अगर ग्रीवियस थी तो सजा अलग, और अगर मर ही गए तो अलग। 4 अलग अलग केसेस में अलग अलग पेनल्टी और फाइन वहां पर दिए हुए थे। सेक्शन नंबर 90 बोल रहे हैं ये लोग, 90 के अंदर है भाई। सेकंड, ड्यूरिंग एन इंक्वायरी एन ऑफिसर, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। During an inquiry, an officer of the Consumer Protection Authority conducted a surprise search at the warehouse of Herbia Natural despite having no reasonable ground. रिपीट क्वेश्चन हो गया गलती से, मुझे ध्यान नहीं रहा। सेक्शन नंबर 93 का ही क्वेश्चन वापस है, नीचे एक और बार आया है। अच्छा ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। कौन सा? सर्च एंड सीजर का। वही पेनल्टी लिखनी थी कितनी? 10,000 रुपीज और 1 ईयर या फिर बोथ। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, बस खत्म हो गया ना, तीसरी बार कहां आया? इसके अंदर तो वो लिखना है 84। अ कंज्यूमर परचेज द होम यूज इलेक्ट्रिक ग्राइंडर मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्ट्रा बैंड अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड। आपने एक होम ग्राइंडर परचेज किया। आफ्टर 2 मंथ ऑफ नॉर्मल यूजेस ग्राइंडर सडनली माल फंक्शन कॉजिंग स्पार्क एंड माइनर बर्न टू द यूजर। द preliminary inspection suggested defect originated from the internal wiring of the machine. The manufacturer argued that it had followed safety standard protocol and the retailer should be held responsible. In the context of above, explain when a product manufacturer can be held liable for a harm caused by defective product. बताओ कौन सा सेक्शन है ये? 84 बिल्कुल बराबर। प्रोडक्ट लाइबिलिटी चैप्टर 82 से लेकर के 87 तक आता है वो वाला पूरा प्रोडक्ट लाइबिलिटी दिया हुआ है वहां पर, और सेक्शन नंबर 84 में दिया हुआ है कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी का क्लेम मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में कम अराइज होता है जब मैन्युफैक्चरर का कोई डिफेक्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग या डिजाइन का कोई डिफेक्ट हो। और ध्यान रखना वहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ था कि भले ही मैन्युफैक्चरर की गलती नहीं हो तो भी उससे ही लाइबल माना जाएगा। तो देखो उसने लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरर ने आर्ग्यू किया है कि उसने सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किया है तो भी गलती किसी की मानेंगे अपन? मैन्युफैक्चरर की। क्यों? क्योंकि उनकी वायरिंग में डिफेक्ट था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, तो गलती आप ही की मानी जाएगी। बोलो बराबर बात है या नहीं? थोड़ा सा ये पेपर खत्म हुआ, थोड़ा सा टफ साइड पे पेपर था, थोड़ा सा लेंथी था, केस स्टडीज थी, पर ये जो दोनों चैप्टर्स हैं इन दोनों चैप्टर से केस स्टडी ही आएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ईसीआईपीएल में, पर वो कहां से आएंगे? या तो एफसीआरए में से, या फिर पीएमएलए में से, या फिर जो भी अपन लीगल मेट्रोलॉजी पढ़ेंगे उसमें से। बाकी का जो कंज्यूमर पढ़ा, कंपटीशन पढ़ा, रेरा पढ़ा, या एक और जो मैं अभी अगला पढ़ाऊंगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन सब में से केस स्टडी ही आती है। ठीक है, तो उम्मीद कर सकते हैं आप कि इस तरह की केस स्टडी आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। हालांकि एग्जाम की केस स्टडी का लेवल अभी तक यहां तक नहीं गया है जैसा अपन ने इसके अंदर किया है। ठीक है, वो क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। एग्जाम वाले थोड़े से पहचान पाना आसान है, इजी है, पर ये वाले थोड़े से टफ थे। टेस्ट है तो टेस्ट में तो टफ होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहां तक के लिए बात आज करते हैं और फिर अब स्टार्ट करते हैं लीगल मेट्रोलॉजी। ऑनलाइन वालों वापस से क्लास चालू कर रहा हूं, 1 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करो। अरे कॉपी तो